देशभर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा दीपों का त्योहार दिवाली। सर्वप्रथम इंडियन न्यूज ईरा की तरफ से सभी पाठकों को प्रकाश के पावन पर्व दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज देशभर में रोशनी का त्योहार दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग इस खुशी के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां देकर और दिए जला कर खुशी मनाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दिवाली की पूर्व संध्या पर बधाई दी और कहा कि सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। दूसरों के प्रति संवेदना और पर्यावरण के प्रति सजगता के साथ हम दीपोत्सव मनाएं। राष्ट्रपति कोविंद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, दीपावली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी दिवाली। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देश के लोगों को दिवाली की बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि सभी देशवासियों को प्रकाश के पावन पर्व दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व हम सबके जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लाए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया, प्रकाश व खुशियों के महापर्व दीपावली में आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली में बैन के बाद कम चले पटाखे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बैन लगाने के बाद दिल्ली एनसीआर में इस साल कम पटाखे चले। इसके बाद भी दिल्ली एनसीआर में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि AQI का 400 से ऊपर होना गंभीर सीवियर माना जाता है। हालांकि शुक्रवार को दिन की शुरुआत में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने कहा कि हालात पिछले साल से बेहतर हैं। बता दें कि पिछले साल दिवाली के दिन 30 अक्टूबर को एयर पॉल्यूशन का लेवल 431 और अगले दिन 445 था। इस बार यह दिवाली के दिन 319 और अगले दिन 453 दर्ज किया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली के पंजाबी बाग और आनंद विहार इलाके में शुक्रवार सुबह AQI सबसे ज्यादा 999 रिकॉर्ड किया गया। यह खतरनाक लेवल है। सुबह 9:30 बजे मिली अपडेट के मुताबिक RK पुरम में AQI 978 रहा, जबकि सबसे कम ईस्ट दिल्ली के दिलशाद गार्डन में 221 रहा। दिल्ली की तुलना में एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल काफी कम 400 से 420 के बीच रहा। तेज दौड़ेंगी लंबी दूरी की 500 से ज्यादा ट्रेनें। लंबी दूरी की 500 से ज्यादा ट्रेनें नवंबर महीने से ज्यादा रफ्तार से दौड़ेंगी। रेलवे इन ट्रेनों का रनिंग टाइम 2 घंटे तक कम करेगा। एक अफसर के मुताबिक नई टाइमिंग रेलवे के नवंबर के टाइम टेबल में अपडेट कर दी जाएगी। इस नए टाइम टेबल में रेलवे की हर डिवीजन को 2-4 घंटे का मेंटेनेंस वक्त भी दिया जाएगा। ट्रेनों की एवरेज स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। इसी महीने रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रेलवे को इनोवेटिव टाइम टेबल पर काम करने के निर्देश दिए थे। इनमें पॉपुलर ट्रेनों का रनिंग टाइम 15 मिनट से 2 घंटे तक कम करने को भी कहा गया था। रेलवे अफसर के मुताबिक हमारी योजना मौजूदा ट्रेनों के मैक्सिमम यूज की है। अगर कोई ट्रेन कहीं पर वापसी के इंतजार में रुकी है तो उस दौरान ट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नए टाइम टेबल में 50 ऐसी ट्रेनें इसी तरह रन करेगी। नए टाइम टेबल में 51 ट्रेनों का रन टाइम 1 से 3 घंटे तक तुरंत कम हो जाएगा। ये संख्या 500 से ज्यादा तक जाएगी। दिवाली 2017 माता लक्ष्मी का पूजन। दिवाली का त्योहार भगवान राम और माता सीता के 14 वर्ष के लौटने पर अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाकर किया था। इसके साथ ही इस दिन के लिए ये मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए ही इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस त्योहार को बुराई की अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व भारत के हर हिस्से में मनाया जाता है, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत में। इस दीपों के पर्व को दीपावली भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली एक पंचदिवसीय त्योहार है। इसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है और भाईदूज तक इस त्योहार को मनाया जाता है। दिवाली भारत का एक ऐसा पर्व है जिसे हर कोई उत्सव के रूप में मनाता है, इसलिए ही इसे महापर्व कहा जाता है। एक और यह जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाने वाला है, तो वहीं सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर गोरखपुर महानगर में जगह जगह स्थापित भगवती महालक्ष्मी की प्रतिमाओं का शनिवार को जयघोष के बीच परंपरागत तरीके से विसर्जित कर दिया गया। मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही दीपावली का पर्व भी संपन्न हुआ।
दुर्गा पूजा की ही तरह महानगर में पिछले कई दशकों से धनतेरस के दिन सार्वजनिक स्थानों पर धन की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी की मिट्टी एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस की आदमकत प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। विधि विधान से इन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के बाद दीपावली के तीसरे दिन यम द्वितीया को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। नखा ग्राम भी इस बार पीछे नहीं रहा। इसमें नखा शिव मंदिर, यादव टोला के दुर्गेश राज पन्ने, शिवा इत्यादि एवं नखा निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता ने भी मूर्ति रखने तथा पंडाल सजाने में अहम भूमिका निभाया। दीपावली के बाद शनिवार को यम द्वितीया के दिन विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन के बाद मां की प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम प्रारंभ हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। मां की प्रतिमाओं के गुजरने वाले रास्तों पर अंतिम दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और बैंड बाजे, नाचते गाते एवं अबीर गुलाल उड़ाते भक्तों के साथ मां की यह विसर्जन शोभा यात्रा सभी की श्रद्धा व आकर्षण का केंद्र रहा। सीएम ने गोरखपुर में भाजपा नेत्री को कराया गिरफ्तार। जेल जाने से बचाने के नाम पर रिश्वत लेना भाजपा की महिला नेत्री को महंगा पड़ गया। पीड़ित द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत के बाद पुलिस ने महिला नेत्री को गोरखनाथ पुल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक को छुड़ाने के एवज में दी गई 50,000 रुपये की रकम भी महिला नेत्री के घर से बरामद हुई। कूडाघाट आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली भारतीय जनता पार्टी महानगर में मंत्री सरिता सिंह पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल छीनने के आरोप में 13 अक्टूबर को कैंट पुलिस द्वारा पकड़े गए हर्षित पांडेय को जेल जाने से बचाने का वायदा किया। उन्होंने हर्षित के गिरफ्तार न किए जाने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की। हर्षित की मां रीता पांडेय ने बेटे को छुड़ाने के लिए कैंट थाने पहुंची थी, जहां उनकी मुलाकात भाजपा नेत्री से हुई थी। भाजपा नेत्री ने रकम की मांग करते हुए छुड़ाने का आश्वासन दिया था। उसी दिन रीता ने पैसे का इंतजाम कर सरिता को रकम दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी हर्षित जेल चला गया। हर्षित के परिजन तब रकम वापस मांगने लगे, लेकिन सरिता सिंह लौटा नहीं रही थी। शुक्रवार को इसी बात की शिकायत लेकर हर्षित के परिजनों ने अपनी पड़ोसी रिश्तेदार प्रभा पांडेय के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर शिकायत की। प्रभा पांडेय इलाहीबाग तिवारीपुर की निवासी हैं। छठ की तैयारियां शुरू हो गई। दीपावली के बाद सूर्य भगवान के उपासना का पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नौसर और महिवा मंडी तथा आसपास की अन्य मंडियों में फलों और सब्जियों की आवक बढ़ गई है। व्रत रखने वाली महिलाएं और उनके परिवारीजन इसकी तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व 24 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। 25 अक्टूबर को खरना, 26 अक्टूबर की शाम का अर्घ्य और 27 अक्टूबर की सुबह सूर्य को अर्घ्य के साथ ये त्योहार संपन्न होगा। दीपावली और गोवर्धन पूजा के समाप्त होते ही छठ पर्व का असर बाजारों के साथ मंडियों में दिखने लगा है। लगातार 2 दिनों की छुट्टी के बाद शनिवार को महिवा मंडी में फलों और सब्जियों को लेकर आए वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। महिवा मंडी में मुजफ्फरपुर से 25 ट्रक गागर, बड़ा नींबू पहुंचा, जो शाम तक समाप्त भी हो गया। आसपास के जिलों और अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों ने छठ पूजा को देखते हुए जम कर खरीदारी की। मुजफ्फरपुर से आए व्यापारियों ने बताया कि छठ पूजा पर मुजफ्फरपुर से गागर का बड़ा व्यापार होता है। यहीं से पटना, वाराणसी, दिल्ली और कानपुर तक की मंडियों को भेजा जाता है। इस बार व्यापारियों द्वारा इसकी डिमांड ज्यादा की गई है। बीते वर्ष गोरखपुर में महज 17 गाड़ी गागर की डिमांड की गई थी। इस बार अभी तक 25 गाड़ी आ चुकी है। गागर के अलावा मंडी में कप्तानगंज, खड्डा और नेबुआ नौरंगिया से केले लादकर छोटे बड़े 300 वाहन पहुंचे हैं। कश्मीर और शिमला से सेब, आसाम से अनानास, केरल से नारियल, दिल्ली से तरबूज व नाशपाती, रांची से गंजी, फैजाबाद से कच्ची हल्दी और शरीफा की खेप पहुंच चुकी है। महिवा मंडी के व्यापारियों ने कहा कि नासिक, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, आंध्र प्रदेश, नागरपुर, पंजाब सहित अन्य राज्यों से आम, अमरख, अमला, इमली, कैथा, सुथनी, किवी सहित अन्य फलों की डिमांड की गई है। एक सोमवार तक सभी वाहन मंडी में पहुंच जाएंगे। महानगर के हर वार्ड के दावेदारों के नाम पर विचार। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने रविवार को सर्किट हाउस पर घंटों मंथन किया। इस दौरान नगर निगम के सभी 70 वार्डों के लिए दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। पार्टी की चयन समिति ने काफी विचार विमर्श के बाद हर वार्ड से 2-2 प्रमुख दावेदारों के नाम पर चर्चा की। चयन समिति ने निर्णय लिया कि दावेदारों की सूची प्रदेश कार्यालय को भेज दी जाएगी। इस दौरान प्रभारी राममूर्ति वर्मा ने महापौर और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए दावेदारों से एक-एक कर मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के नगर निकाय चुनाव गोरखपुर के प्रभारी राममूर्ति वर्मा रविवार की सुबह सर्किट हाउस पर पहुंचे।
यहां पहले से ही नगर निगम के सभी 70 वार्डों से पार्षद पद के लिए बतौर प्रत्याशी दावेदारी पेश करने वाले सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी सर्किट हाउस में थे। श्री वर्मा ने चयन समिति के लोगों के साथ बैठक की। यहां पार्षद पद के सभी दावेदारों के नाम पर गहन विचार विमर्श किया गया। ताजमहल में 30 मिनट तक रहेंगे योगी। सीएम योगी 26 अक्टूबर को ताजमहल देखने जाएंगे। इस दौरान वे करीब आधे घंटे तक यहां रुकेंगे और शाहजहां और मुमताज की कब्र भी देखेंगे। योगी पहली बार इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी एमएलए संगीत सोम ने ताजमहल को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कुछ लोगों को दर्द हुआ जब ताजमहल का नाम ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। ये कैसा इतिहास, किस काम का इतिहास जिसमें अपने पिता को ही कैद कर डाला गया था। सीएम बनने के बाद पहली बार आगरा जा रहे योगी ताजमहल के अलावा फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और दूसरे स्मारकों को भी देखने जाएंगे। इस दौरान वे यमुना के तट देखेंगे और यहां के प्रस्तावित कॉरिडोर के बारे में भी जानकारी लेंगे। ताजमहल पर विवाद बढ़ने के बाद योगी के इस दौरे को डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि विवाद को खत्म करने के लिए इस दौरे को प्लान किया गया। विशाखापट्टनम दिन दहाड़े बीच सड़क पर महिला से रेप। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नशे में धुत एक शख्स ने दिन दहाड़े एक महिला से रेप किया। इस बीच राहगीर गुजरते रहे लेकिन किसी ने महिला की मदद नहीं की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह घटना रविवार की है। उस दिन दोपहर 2 बजे रेलवे क्वार्टर के बाहर व्यस्त सड़क पर 20 वर्षीय नशे में धुत एक शख्स ने वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठी महिला के साथ बलात्कार किया। इस पूरे घटनाक्रम को एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया और पुलिस को सूचित करते हुए वीडियो दिखाया। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला को भी अस्पताल पहुंचा गया। आरोपी का नाम गंजी शिवा बताया जा रहा है। ताजमहल में पढ़ रहे थे शिव चालीसा का पाठ, सीआईएसएफ ने माफीनामा लिखवाकर छोड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजमहल दौरे से पहले हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल में शिव चालीसा का पाठ किया। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल सीआईएसएफ ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और माफीनामा लिखवाने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। योगी 26 अक्टूबर को आगरा आ रहे हैं। वह 30 मिनट तक ताजमहल में रहेंगे। अलीगढ़ तथा हाथरस से कई हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता आज ताजमहल पहुंचे। वे अपने साथ कथित रूप से शिव चालीसा लेकर आए थे। ताजमहल में पहुंचने के बाद वीडियो प्लेटफॉर्म पर शिव चालीसा का पाठ किया। सीआईएसएफ कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। हिंदू युवा वाहिनी के अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष भारत गोस्वामी ने कहा, हिंदूवादी सरकार में तेजोमहाले में पूजा से रोका गया है। सोमवार को शिव की पूजा की जाती है, इसलिए तेजोमहाले में शिव चालीस का पाठ किया। वहीं इस संबंध में अधीक्षण पुरातत्वविद आगरा विक्रम भुवन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ताजमहल में हर किसी का मोबाइल तो चेक नहीं किया जाता। उक्त लोग मोबाइल में कुछ देख रहे थे। इस दौरान सीआईएसएफ कर्मियों ने उन्हें देख लिया और उसी ने बताया कि वे उक्त पाठ कर रहे हैं। बाद में इन लोगों द्वारा अपनी गलती स्वीकारने के बाद सीआईएसएफ ने उन्हें छोड़ दिया। इन लोगों के पास कोई किताब नहीं थी। उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव चिन्ह पर निकाय चुनाव लड़ेगी सपा, अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार रविवार को मेरठ आए सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर निकाय चुनाव लड़ेगी। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी का अभी तक मायावती से चुनाव को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। ये जीएसटी नहीं, ये गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को एक महीने में तीसरी बार गुजरात दौरे पर पहुंचे। यहां वे ओबीसी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर कई मुद्दों पर तंज कसे। जीएसटी का जिक्र करते हुए कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, इनका जो जीएसटी है, ये जीएसटी नहीं, ये है गब्बर सिंह टैक्स है। राहुल ने कहा, गुजरात में आज एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो किसी ना किसी आंदोलन में शामिल ना हो। पूरा प्रदेश आंदोलन में लगा हुआ है। क्यों हो रहा ये? इसलिए क्योंकि 22 साल में गुजरात में जनता की नहीं, कुछ कारोबारियों की सरकार चली है। इसलिए गुजरात का समाज सड़कों पर है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। राहुल ने कहा, सरकार का काम रोजगार देने का है। हिंदुस्तान का मुकाबला चीन से है। या तो रोजगार यहां आएगा या फिर वहां जाएगा। मीडिया के कैमरामैन बताएं कि उनके कैमरे के पीछे मेड इन गुजरात लिखा है या मेड इन चाइना। सेल्फी के लिए जब बटन दबाते हो तो चीन के किसी युवा को रोजगार मिलता है। मोदी जी मेड इन इंडिया की बात करते हैं। 30 लाख बेरोजगार रोज निकलते हैं यहाँ। इनमें से 450 को ही रोजगार मिल पाता है।
देशभक्ति जताने के लिए राष्ट्रगान के दौरान सिनेमा हॉल में खड़ा होना जरूरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि लोगों को राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए राष्ट्रगान के दौरान सिनेमा हॉल में खड़े होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में बनाए गए नियमों में बदलाव पर विचार करे। एससी के मुताबिक अगर कोई शख्स थिएटर में नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान के दौरान खड़ा नहीं होता है तो इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो कम देशभक्त है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 30 नवंबर 2016 को अपने एक ऑर्डर में सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को मैंडेटरी किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने एक पेटिशन पर इस मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। बेंच ने कहा कि समाज को मॉरल पुलिसिंग की जरूरत नहीं है। अगली बार सरकार चाहेगी कि लोग टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर सिनेमा हॉल ना आएं क्योंकि इससे भी राष्ट्रगान का अपमान होता है। बेंच ने कहा, हम आपको केंद्र को हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की इजाजत नहीं दे सकते। आप इस मुद्दे को रेगुलेट करने पर विचार करें। 4 दिवसीय छठ महापर्व पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सुमधुर लोकगीतों और पारंपरिक प्रसाद की खुशबू के बीच सूर्य को समर्पित 4 दिवसीय छठ महापर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कल से शुरू हुए महापर्व पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया है। महापर्व छठ की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में लौकिक ऊर्जा के रूप में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। आस्था का यह महापर्व पूर्ण रूप से प्रकृति को समर्पित है। इस पर्व को मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल के लोग मनाते हैं। इस वर्ष छठ पर्व 24 से 27 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस त्योहार में श्रद्धालु इसके तीसरे दिन डूबते सूर्य को और चौथे व अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। पहले दिन को नहाय खाय के रूप में मनाया जाता है, जिसमें व्रती लोग स्नान के बाद पारंपरिक पकवान तैयार करते हैं। केंद्र के दबाव में ताजमहल का दीदार करने गए सीएम अखिलेश यादव। ताजमहल पर हालिया दिनों में चले रहे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां का दौरा किया। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होने के बाद केंद्र सरकार के दबाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मजबूरन गुरुवार को विरासत स्थल जाना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने ताजमहल को शिव का मंदिर बता दिया, किसी ने उसे भारतीय संस्कृति पर धब्बा कहा, मगर देखिए समय से बदलता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई तो केंद्र सरकार के दबाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताजमहल पहुंच गए। सरकार नया उपभोक्ता कानून बना रही है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए वह का नया कानून बना रही है। पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। हाल ही में देश में लागू की गई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की व्यवस्था को उन्होंने देश को एक नई कारोबारी संस्कृति में ढालने वाली व्यवस्था बताया और कहा, इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसका परिणाम कीमतों में कमी के तौर पर सामने आएगा। हिमाचल प्रदेश चुनाव 2017 उम्मीदवारों के बीच होगा चुनावी मुकाबला। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में 82 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने या वापस ले लेने के बाद अब मैदान में कुल 394 उम्मीदवार रह गए हैं। इस बारे में मीडिया को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस पहाड़ी राज्य में चुनाव 9 नवंबर को होने हैं। कांग्रेस और भाजपा ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा करीब 150 निर्दलीय भी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हफ्ते में दूसरा उत्तराखंड दौरा। एक सप्ताह के अंदर अपने दूसरे उत्तराखंड दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मसूरी पहुंचेंगे, जहां वे प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से मिलेंगे। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को वह अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के आईएएस प्रशिक्षुओं को भी संबोधित करेंगे। देहरादून की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निवेदिता कुकरेती ने बताया कि प्रधानमंत्री दोपहर बाद यहां के निकट जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे ही मसूरी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 27 अक्टूबर को उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर जॉलीग्रांट
हवाई अड्डे से लेकर अकादमी तक सभी जगह की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर को पीएम मोदी के 2 दिन के दौरे को देखते हुए मसूरी में सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। साथ ही पुलिस की अधिसूचना इकाई भी हर मसूरी आने वाले पर्यटक पर नजर रख रही हुई है। गुजरात चुनाव, राहुल गांधी के प्रचार। भारत निर्वाचन आयोग ने लंबी प्रतीक्षा के बाद बुधवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। इसी के साथ ही प्रदेश में हंगामेदार चुनावी माहौल के लिए मंच तैयार हो गया है। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच होनी है। माना जा रहा है कि प्रदेश का चुनाव परिणाम 2019 लोकसभा चुनावों को भी प्रभावित करेगा। घोषित कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में 9 और 14 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 18 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। आगे आक्रामक चुनाव प्रचार भी देखने को मिलेगा। एक तरह से कहा जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव को मोदी की लोकप्रियता और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के चुनावी प्रबंधन की अग्नि परीक्षा होंगे। छठ में हुआ बिहार, लालू और नीतीश के घर में भी हो रही है पूजा। लोक आस्था के महापर्व छठ की भक्ति में पूरा बिहार डूबा है। सीएम हाउस से लेकर लालू यादव के घर और पूरे राज्य में छठ पूजा के गीत बज रहे हैं। नेता हो या आम लोग, छठ पर्व में हर कोई शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एकने मार्ग में इस साल छठ पर्व मनाया जा रहा है। सीएम ने छठ पूजा के लिए अपने आवास में एक छोटे तालाब का निर्माण कराया है। इसी तालाब में सीएम के बड़े भाई सतीश कुमार की पत्नी गीता देवी और भांजी विभा कुमारी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। छठ पूजा के दौरान नीतीश कुमार भी घर पर रहते हैं। वे अर्घ्य देते समय सूप में जल अर्पित करते हैं। छठ पूजा के लिए व्रती को 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहना पड़ता है। यही कारण है कि सेहत खराब होने पर इस व्रत को करना काफी कठिन होता है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की तबीयत बीते कुछ वक्त से ठीक नहीं है। उन्हें डायबिटीज की शिकायत है। खराब सेहत के बाद भी बेटियों के कहने पर वे छठ कर रही हैं। बता दें कि 24 अक्टूबर से छठ पर्व की शुरुआत हुई है। 27 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व का समापन होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव दिल्ली से छठ के मौके पर पटना के गोरिया टोली स्थित अपने आवास पहुंचे हैं। उनकी पत्नी किरण देवी छठ व्रत कर रही हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों की ओर बढ़ने लगे लोग। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए राजधानी पटना के लोग गंगा के विभिन्न घाटों पर पहुंच गए हैं। दीघा घाट से लेकर कलेक्टेरिएट घाट तक हर जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। व्रती महिलाएं और पुरुष गंगा के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। वहीं परिवार की महिलाएं और बच्चियां व्रती महिलाओं की सहायता कर रही हैं। आज 5:15 बजे व्रती सांकालीन अर्घ्य देंगे। शुक्रवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय 5:55 बजे है। राबड़ी देवी ने ऐसे की छठ पूजा। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव के घर में जश्न सा माहौल है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी खराब स्वास्थ्य के बाद भी छठ पूजा कर रही हैं। इस मौके पर मीसा भारती सहित लालू की सभी बेटियां अपने बच्चों के साथ मायके आई हैं। बेटियों और उनके बच्चों के आने पर लालू यादव का परिवार में एक अलग ही रौनक दिख रही है। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए राबड़ी देवी करीब 4:40 बजे अपने आवास में बनाए गए कुंड में पहुंची। कुंड में उतरने के बाद राबड़ी ने पूजा में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान को सिंदूर लगाया। लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और उनकी बहनें अपने बच्चों के साथ कुंड के पास मौजूद रहीं। अर्घ्य देने के लिए सूप में फलों को तालाब के किनारे सजाकर रखा गया था। पानी में उतरने के बाद राबड़ी ने पहले कुछ देर तक भगवान सूर्य की पूजा की। इसके बाद उन्होंने अर्घ्य देना शुरू किया। लालू यादव ने पीतल के लोटे से सूप में पानी डालकर अर्घ्य दिलाने की शुरुआत की। लालू के बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने एक साथ अर्घ्य दिलाया। लालू और दोनों बेटों द्वारा अर्घ्य दिलाने के बाद बेटियों ने अपने बच्चों के साथ राबड़ी देवी को अर्घ्य दिलाया। इस मौके पर लालू यादव ने बिहार के सभी लोगों को छठ पर्व की बधाई दी। ऊजे केरवाजे फरेला खबद से ओह पर सुगा मेर राय। जय छठी मैया। सिर पर पूजा सामग्री और दुरा लेकर घाटों पर जाते लोग। पीछे पीछे ऊजे केरवाजे फरेला खबद से ओह पर सुगा मेर राय। छठ गीत गाती महिलाएं, पटाखे जलाते बच्चे तो ढोल ताशों की गूंज के बीच छठी मैया के लगते जयकारे। कुछ ऐसे ही आस्था का एहसास करता नजारा गुरुवार आज को छठ पर्व के तीसरे दिन शहर के सूरजकुंड धाम, गोरखनाथ, महेसरा, राजघाट, रामगढ़ ताल सहित तमाम घाटों पर दिखा, जहां व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया।
साथ ही बेटे पति की लंबी उम्र की मंगल कामना की। 4 दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन दोपहर से ही शहर के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हुई। शाम तक सभी घाट खचाखच भर गए। तमाम लोग बैंडबाजे के साथ घाटों तक पहुंचे। सूर्य को अर्घ्य देने का सिलसिला शाम 5 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चलता रहा। राप्ती नदी के किनारे भीड़ ऐसी जुटी कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। जैसे ही अर्घ्य का समय आया, घाटों पर छठ माता के जयकारे गूंजने लगे। परिवार के पुरुष सदस्यों और पंडितों ने अर्घ्य दिलाया। गोरखनाथ मंदिर में भी छठ व्रत की छटा देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाएं भीम सरोवर पहुंची और अर्घ्य देकर बेटे की लंबी उम्र की कामना की। केरवाजे फरेला घवत से और कांची बांस की बहंगी लचकत जाए जैसे तमाम लोकगीत गाए गए। सहारा एस्टेट में छठ व्रत के लिए विशेष आयोजन किया गया। बड़े पार्क में पूजा पाठ की व्यवस्था की गई। बौलिया कॉलोनी, कूड़ाघाट, इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलंदपुर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बेतियाहता, मोहद्दीपुर सहित कई क्षेत्रों में पार्क कॉलोनी के आसपास स्थायी तालाब बनाए गए। घाट बनाकर उसे सजाया वारा गया। लाइटिंग के विशेष इंतजाम किए गए। व्रती महिलाओं के परिवार वालों ने इन स्थायी घाटों की सुंदर ढंग से सजावट की थी। जब शादी होगी तब होगी। राहुल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को पीएचडी एक्सीलेंस अवार्ड 2017 में शरीक हुए। यहां उनसे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने सवाल पूछा कि भैया, आप शादी कब करेंगे। इस पर राहुल ने जवाब दिया, मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूं। जब होगी होगी। विजेंद्र राहुल गांधी से स्पोर्ट्स पर भी सवाल पूछा। विजेंद्र ने पूछा, मैंने कभी किसी पार्लियामेंट मेंबर और एमएलए को कोई स्पोर्ट्स खेलते नहीं देखा। सेलिब्रिटीज फुटबॉल क्रिकेट खेल लेते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में किस तरह से स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे। ये पहला सवाल है। नंबर 2 कि मैं और मेरी वाइफ हमेशा ये बात करते हैं कि राहुल भैया शादी कब करेंगे। मैंने उससे कहा कि प्रधानमंत्री बनकर शादी करने जाएंगे, तब की तो बात ही और होगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र के सवाल पर राहुल बोले, ये बहुत पुराना सवाल है। मैं डेस्टिनी में विश्वास करता हूँ। जब होगी होगी। जो आपने स्पोर्ट्स के बारे में बोला है उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। मैं एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग करता हूँ। एकिडो में मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मैं करता रहता हूँ, लेकिन पब्लिकली इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता हूँ। मेरी जिंदगी में स्पोर्ट्स है और हमेशा रहेगा। नॉर्मली मैं रोज 1 घंटा स्पोर्ट्स को देता हूँ। ये और बात है कि पिछले 4 महीने से मैंने नहीं किया है। उससे पहले मैंने हर रोज स्पोर्ट्स को वक्त दिया है। सोनिया हॉस्पिटल में भर्ती, राहुल बोले मां ठीक हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की तबीयत शुक्रवार को अचानक खराब हो गई। वे शिमला दौरे पर गई थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। बताया जा रहा है कि उन्हें पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, परेशानी की कोई बात नहीं मां, अब ठीक हैं। आपके प्यार और चिंता जताने के लिए शुक्रिया। बता दें कि पिछली बार सोनिया मई में हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट डॉक्टर डीएस राणा ने बताया कि सोनिया को शाम 5 बजे हॉस्पिटल लाया गया। उनकी हालत अब ठीक है। डॉक्टर इस पर नजर रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया को दिल्ली लाने के लिए दोपहर में एक एयर एम्बुलेंस शिमला भेजी गई थी। इसके साथ डॉक्टर्स की टीम साथ गई थी। 14 साल तक के बच्चे पेरेंट्स के साथ बिना एड के कर सकते हैं हवाई सफर। हवाई सफर के वक्त पैसेंजर्स को आइडेंटिटी कार्ड दिखाने को लेकर थोड़ी राहत मिली है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी BCAS ने नियमों में बदलाव करते हुए सर्कुलर जारी किया। ब्यूरो के डीजी राजेश चंद्रा ने शुक्रवार को बताया कि अगर कोई पैसेंजर आइडेंटिटी कार्ड ना होने की वाजिब वजह बताता है तो किसी फर्स्ट क्लास गैजेटेड अफसर का जारी किया अथॉरिटी लेटर उसकी आईडी के तौर पर मान्य होगा। इसके अलावा 14 साल तक के बच्चे बिना किसी आईडी के पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बता दें कि एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट के वक्त पैसेंजर्स को आई कार्ड जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आधार दिखाना जरूरी होता है। सिक्योरिटी ब्यूरो के नए सर्कुलर के मुताबिक अब टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री के लिए इंटरनेशनल पैसेंजर के पास एयर टिकट के साथ वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी होगा। बता दें कि अब तक एयर पैसेंजर्स को अपने आईडी के साथ छोटे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी रखना होता था, लेकिन अब सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। बच्चे पेरेंट्स के साथ बिना आईडी या सर्टिफिकेट के ट्रैवल कर सकते हैं। रेलवे में 9.73 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 10 लाख नौकरियां मिलेंगी।
रेलवे अगले 5 साल में $150 अरब 9.73 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की योजना तैयार कर रही है। इससे 10 लाख नौकरियां लाई जा सकती हैं। यह बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को एक प्रोग्राम में कही। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सुरक्षित और आरामदेह सफर कराना चाहती है। इन्वेस्टमेंट से सरकार की इस सोच को मजबूती मिलेगी। बता दें कि गोयल पहले भी रेलवे में 10 लाख नई नौकरियों की बात कह चुके हैं। उन्होंने अगस्त में ही रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला है। पीयूष गोयल ने कहा, हम रेलवे को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोगों को सुरक्षित और आरामदायक सफर करने का मौका मिले। रेलवे में इन्वेस्टमेंट से सरकार की इस सोच को मजबूती मिलेगी। रेलवे मिनिस्ट्री ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन को 4 साल में पूरा करना चाहती है, जबकि पहले इसे 10 साल में पूरा करने की योजना थी। फुल इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद फ्यूल बिल में सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे घाटे में चल रही रेलवे को लागत में करीब 30% कमी लाने में मदद मिलेगी। कोयंबटूर में उतरते समय एयर अरबिया के विमान से पक्षी टकराया। कोयंबटूर में हवाई अड्डे पर उतरते समय एयर अरबिया के विमान से आज तड़के एक पक्षी टकरा गया। विमान में 107 यात्री सवार थे। हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि शारजाह से आ रही उड़ान को तड़के 3:30 बजे उतरना था कि इसी दौरान एक मोर उससे टकरा गया। उन्होंने बताया कि हालांकि पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया। सूत्रों ने बताया कि इस घटना के कारण वापसी की उड़ान की रवानगी में कुछ विलंब हुआ और चेन्नई से एक तकनीकी टीम समस्या को देखने पहुंची। उन्होंने बताया कि हज तीर्थयात्रियों समेत विमान के लगभग 165 यात्रियों को निकटवर्ती होटलों में ठहराया गया। एक महीने में 431 पाकिस्तानी हिंदुओं को लॉन्ग टर्म वीजा प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार ने 431 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजा दिया है। इनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। अब ये लोग पैन और आधार कार्ड ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों को भारत में प्रॉपर्टी खरीदने की भी इजाजत होगी। न्यूज एजेंसी ने होम मिनिस्ट्री के एक अफसर के हवाले से यह जानकारी दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। सीजफायर वायलेशन और बॉर्डर पर गोलीबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज की मदद करने की अपनी पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। माना जाता है कि इन देशों में माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं के साथ ज्यादती और जुल्म ज्यादा होते हैं। इसीलिए सरकार इन देशों से आने वाले हिंदुओं को लॉन्ग टर्म वीजा देने की पॉलिसी पर आगे बढ़ रही है। योगी सरकार के मंत्री बोले, बच्चों के स्कूल नहीं जाने पर मां और पिता जाएंगे जेल। उत्तर प्रदेश में बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाले मां पिता को योगी आदित्यनाथ सरकार के एक मंत्री ने सख्त हिदायत दी है। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर कोई बच्चा नहीं जाएगा तो इसके लिए उसके मां पिता जिम्मेदार होंगे। अगर जांच में पता चला कि मां पिता ही बच्चे को स्कूल जाने से रोकते हैं तो सरकार सख्त कदम उठाते हुए उन्हें जेल तक भेज सकती है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में शिक्षा का स्तर गिरने के पीछे काफी हद तक मां पिता भी जिम्मेदार हैं। राज्य में कई ऐसे मां पिता हैं जो जानबूझकर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वे उनसे दूसरे काम करवाते हैं। खासकर पिछड़े समाज में ऐसे कई मां पिता हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब पहली बुलेट ट्रेन के लिए सिलेक्ट हुआ लोगो। मुंबई अहमदाबाद चलने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए हैदराबाद के स्टूडेंट चक्रधर आला का लोगो सिलेक्ट हुआ। उन्हें यह कामयाबी केंद्र सरकार के 30 कंपटीशन में फेल होने के बाद मिली। 27 साल के चक्रधर नाकामयाबियों से हारे नहीं, बल्कि हर बार नया लोगो बनाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आखिरकार बुलेट ट्रेन के लिए उनका लोगो चुना गया। जल्द ही इसे ऑफिशियली इस्तेमाल किया जाएगा। लोगो बनाने के जुनून के चलते दोस्त चक्रधर को लोगो मैन बुलाते हैं। उन्हें इस लोगो पर 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। चक्रधर आला कहते हैं, अगर कोई इस लोगो को करीब से देखे तो उसे ट्रेन और चीते जैसी आकृति दिखेगी। इसमें बनाए गए पॉइंट स्टेशन और इसके रूट को दिखाते हैं। डिजाइन में बुलेट ट्रेन के कई पहलुओं को शामिल किया है। इसमें चीता हाई स्पीड, क्रेडिबिलिटी और भरोसे को दिखाता है। लोगों में इसके शरीर पर उकेरे गए पॉइंट्स रेल नेटवर्क के साथ किसी ट्रेन का नक्शा है। चक्रधर के मुताबिक उन्होंने स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई प्रोग्राम्स के लोगो भी बनाए थे, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए। केंद्र सरकार के पोर्टल mygov.in पर हुई लोगो प्रतियोगिता की ज्यूरी को ट्रेननुमा चीता की डिजाइन पसंद आई। यह मेरी पहली जीत है। IRCTC ने रेल टिकट बुकिंग के नियम बदले।
अगर आप भी IRCTC से ट्रेन के टिकट बुक करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। IRCTC ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। टिकट बुक करते समय इस नए नियम के तहत फॉर्म भरने पर ही आप आगे की प्रोसेस में जा पाएंगे। दरअसल IRCTC से टिकट बुकिंग के दौरान आपसे आपकी राष्ट्रीयता पूछी जाएगी। यानी राष्ट्रीयता बताने पर ही ट्रेनों में आरक्षण मिलेगा। रेलवे इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड के निदेशक विक्रम सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अगर वरिष्ठ नागरिक भी अगर टिकट बुक करेंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या आप सीनियर सिटीजन किराए में छूट लेना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा रिजर्वेशन फॉर्म में एक कॉलम ये भी जोड़ा जाएगा कि सीनियर सिटीजन अपने टिकट में कितने फीसदी की छूट चाहते हैं। IRCTC ने रिजर्वेशन फॉर्म में पुरुष महिला के साथ किन्नरों थर्ड जेंडर का भी कॉलम जोड़ेगा। मदरसों में NCERT की किताबों से होगी गणित साइंस की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। ऐसा ही एक और फैसला शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने को लेकर हो सकता है। चर्चा है कि यूपी के मदरसों को शिक्षा के स्तर पर हाईटेक बनाने पर काम चल रहा है। अब यूपी के मदरसों में NCERT की किताबों को शामिल किया जाएगा। इसे लागू करने पर तैयारियां चल रही हैं। इसमें गणित साइंस की पढ़ाई को 10वीं से ऊपर की कक्षाओं में अनिवार्य करना भी शामिल है। मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता के मुताबिक प्रदेश में इस वक्त 19,000 से ज्यादा मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इनमें कक्षा 1 से कक्षा -12 तक NCERT की किताबों से पढ़ाई की तैयारी चल रही है। एक ट्वीट में यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा राज्य सरकार की अनुमति के बाद मदरसा बोर्ड इसे लागू कर देगा।